अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी इज्तिमात पर पाबंदी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नेशनल डायलॉग की तजवीज देने वाले मियां शहबाज शरीफ दोबारा कोट लखपत जेल लाहौर पहुंच गए। अपोजिशन कल जुमा है, अपोजिशन दिन भर पूरे मुल्क में मुजाहरे करेगी। अपोजिशन 20 सितंबर को अपनी टाइमलाइन के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ा रही है। गुजरांवाला से जलसे जुलूसों का शुरू होने वाला सफर अब 13 दिसंबर को लाहौर पहुंच रहा है और फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और कॉन्सिक्वेंट इस्लामाबाद का घेराव होगा। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और घेराव को रोकने के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई सियासी कदम नहीं उठाया गया। वजीर आजम इमरान खान को आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ की तरफ आता हुआ अल्लाह का अजाब नजर आता है। शायद मुल्क के मामलात सुधारने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत है। पंजाब की हुकूमत रात को कहती है कि हम आहनी हाथों से इनके साथ लड़ेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। दूसरे दिन वो कहते हैं कि नहीं, आप जलसा करें, हमारी तरफ से इजाजत है। वफाकी काबीना की आधी तादाद कहती है कि जलसा करने दें, आधी तादाद कहती है कि जलसे मत करें। कोई माने या ना माने, मुल्क को शदीद किस्म के अदम इस्तेहकाम का खतरा है। किसी को नजर आए ना आए, तसादम की फिजा मुल्क में मौजूद है। हर ओहदेदार और हर शख्स डटा हुआ है। हर एक इसको आखिरी मार्के के तौर पर ले रहा है। हालांकि मुआशरों में, कौमों में, मुल्कों में कभी आखिरी मार्का नहीं होता। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हम तजिया लेंगे उन तजिया निगारों का जो आपको और मुझे इम्प्रेस किया करते हैं। तारफ करा देता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, एक्सप्रेस टीवी पर एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, तजिया निगार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जनाब वसीम बादामी साहब, खुद एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया बादामी साहब, आप बहुत दूर बैठे हैं, आप मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं। वजीर आजम को नजर आ गया है कि अल्लाह का अजाब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ आया है। ये अल्लाह का अजाब नजर कैसे आता है? वैसे आप तो मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा ही गुनाहगार आदमी हूँ। मैं सिर्फ मॉडरेट कर लेता हूँ एक रिलीजियस ट्रांसमिशन, उसमें उलमा ही राय देते हैं, मैं तो सिर्फ एक आगे पीछे घूम लेता हूँ। लेकिन मेरी एक राय जरूर है कि हमें मजहब के मामले को इन मानों में सियासत से दूर रखना चाहिए। बाकी तो ठीक है, पूरी एक बहस है कि सियासत और मजहब का क्या ताल्लुक है, कि हम जो इतना कन्वीनियंटली जो मजहबी हवाले दे देते हैं ना, मुझे उसमें बड़ी हैरत भी होती है और इंतहाई अफसोस भी होता है। अब आप चाहे वो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हो, वो इतनी आराम से जनाब उस वक्त की हुकूमत करते थे, और ये यजीद वक्त है, लोग यजीद को भी भूल गए। यार आप क्या कह रहे हैं, किस बात को किससे मिला रहे हैं? इतनी आसानी से आपने एक बात कह दी और आगे निकल गए। या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को यहूदी का एजेंट गए, या अगर इमरान खान साहब ये कहें कि जनाब अल्लाह का अजाब, या इवन डिक्टेटरशिप के हम सब खिलाफ हैं, मुशर्रफ के बिल्कुल हम उस हवाले से खिलाफ है, लेकिन इवन अगर पीएमएल नून भी ये कहती थी कि देखो ये कैसी इबरत का निशान बन गया, कैसा अल्लाह का अजाब आया कि एक वक्त में मुत्तक़ुल इनान हुक्मरान था ये और आज पाकिस्तान नहीं आ सकता। या हम किसी को डेथ बेड पर देखते हैं सियासी मुखालिफ को, तो देखो इस पे अल्लाह का अजाब आया हुआ है। ये जो मजहब के ठेकेदार सारे बने हुए ना, मुझे लगता है मजहब जैसी पाक चीज को हमें अल्लाह का वास्ते चीजें दूर रखनी चाहिए। अपनी इंटरप्रिटेशन अगर हम करते हैं तो फिर निचले लेवल पर भी ये बात जाती है और फिर मामले में आप उलमाए दीन से मिलते हैं, आप उलमाए दीन से मिलते हैं, आप रिलीजियस स्कॉलर से मिलते हैं। वो वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि मुझे नजर आता है कि इन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। जी हाँ, जाहिर है वो जो उनका हवाला था वो ये था कि जनाब देखिए ये एक वक्त में जनाब क्या कुल्ली इख्तिदार इनके पास था और आज जनाब पाकिस्तान में नहीं आ सकते, जनाजों में नहीं आ सकते, वो उसको अजाब से ताबीर करते हैं। मैंने जो उलमाए कराम से सुना वो तो ये कि चाहे वो कोरोना की वबा के तनाजुर में हो या कई हवालों से, मैंने तो जितनी उलमा से मैंने राय ली है करीबन सब ने यही कहा कि हमें ये इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई शख्स, कोई जमात, कोई सोसाइटी या कोई मुआशरा किसी तकलीफ में मुब्तला है तो वो इम्तिहान है, आजमाइश है, अजाब है। क्या किसी बंदे के इम्तिहान में आने से ये साबित हो जाता है कि वो अल्लाह का अजाब में मुब्तला है, वो अल्लाह का बहुत ही नापसंदीदा बंदा है? हमें इस नतीजे पर पहुंचने का कोई हक ही नहीं है। ये अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने। मैंने तो तमाम उलमा इकराम से ये अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। मंसूर अली खान साहब, वजीर आजम साहब ने गुज़श्ता दिन एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि 20 दिनों में चीनी की कीमत 20 रुपए कम आई है।
آپ کے کپتان کی حکمرانی میں 2 سال عوام کو لوٹا گیا، 400-500 ارب روپے چینی سے لوٹے گئے، پھر پیٹرول جب اس کی قیمت کم ہوئی تھی شارٹ کیا گیا، پھر پیسے کمائے گئے، آٹے میں پیسے کمائے گئے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو نظر آتا ہے نواز شریف پہ، آصف علی زرداری پہ. ان کے ارد گرد لوگوں نے جو پیسے کمائے وہاں اللہ کا عذاب نہیں نظر آیا ان کو. شوق صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں، میں اپنے کپتان کی وہ بیانات بھی یاد رکھتا ہوں جب وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہے. لیکن میں اس کے باوجود اپنے کپتان کو ظاہری بات ہے اس قسم کے القابات نہیں دے سکتا. سیاسی معاملات ہیں جی، سیاسی معاملات کے اندر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. اپنی پرانی باتیں بھلا دیتا ہے انسان. مذہبی ریفرنسز جس طرح بھی وسیم فرما رہے تھے وہ بھی دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے شاید حکومت کو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن مہنگائی ایک ایسی چیز ہے، کپتان کو اس بات کا پتا ہے کہ اس کے ستائے لوگ اگر باقی سڑکوں پہ نکل آئے، بے شک پی ڈی ایم کے اندر ہی جا کے نکل آئے، تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مہنگائی نے جو ہے وہ جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے. اس وقت لوگوں کا چاہے ان کے گھروں کے بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، بچوں کی اسکول کی فیس ہو، روزمرہ کی کچن کی آئٹمز ہوں جو انہوں نے گروسری خریدنی ہے، خاتون خانہ وہ آپ سے لڑتی ہیں، وہ آپ سے پریشان رہتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ایک عام آدمی ہے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ والے، یہ پیپلز پارٹی والے، ان پہ کرپشن کے الزامات، ان کی باتیں سننا چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے بھائی میں ان کی باتیں سننا اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرا جو بل آ رہا ہے نا مہینے کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے. اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ بھی اسی چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسی مہنگائی کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں. نہیں، میں تو ابھی جو گزارش کر رہا ہوں خان صاحب، میں ابھی جو گزارش کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو نواز شریف اور آصف زرداری پر اللہ کا آتا ہوا عذاب نظر آ گیا. عوام پر جو 2.5 سال سے مہنگائی کا عذاب ہے وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ نہیں، میرے خیال میں اس بات کا احساس تو انہیں ہے. اگر میں نا انصافی کروں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر شاید نہ ان کے اندر نہ ان کی ٹیم کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکیں. بار بار آپ جب جا کے ان سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ آئے ہیں، ابھی ان کو پتا نہیں ہے، ان کی ٹیم کو آئیڈیا نہیں ہے. ٹیم آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک سے ایک ایکسپیرینس آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے پتہ نہیں کتنی پارٹیوں کے اندر بیٹھ کے کام کیا ہوا ہے، کتنی حکومتوں میں بیٹھ کے کام کیا ہوا ہے. لیکن مہنگائی کی جہاں بات آتی ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو ان کی سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ پانی میں مل جاتا ہے. ادھر رکیے گا، سیکھ رہے ہیں یہ عوام پر، اب پتہ نہیں کب تک سیکھیں گے. افتخار صاحب، گڈ گورننس، افیکٹو ایڈمنسٹریشن، ریلیف ٹو دا پیپل، یہ ہوتی ہے ٹرمینالوجی، یہ الفاظ ہوتے ہیں جو حکمران بولتے ہیں، چیف ایگزیکٹو بولتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. تو اب کیا یہ روحانیت بھی ہماری سیاسی ٹرمینالوجی کا حصہ بن چکی ہے؟ بالکل، روحانیت بہت اہمیت اختیار کر دی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر وقت جب ہم کلام ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. اب تسبیح کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے کہ کون کون سی تسبیحیں کس کس موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، اور یہ باقاعدہ وظائف ہوتے ہیں جو لوگوں نے بتائے ہوتے ہیں، اور وہ جو وقت کے ولی ہوتے ہیں اور کتب ہوتے ہیں ان سے یہ منسوب ہوتے ہیں اور ان کے استعمال میں رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خاندان سے خاندان تک کی جاتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کس وقت کرنا ہے اور کون سا ورد کس وقت کرنا ہے. تو جناب پرائم منسٹر صاحب ہر وقت کچھ نہ کچھ ورد کرتے رہتے ہیں. تو روحانیت کے حوالے سے تو بالکل یقیناً کامل ہے ان کا، اور اس کا اظہار وہ کھل کے کرتے ہیں، وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ واحد وزیر اعظم ہیں جو جب الیکشن سے پہلے جب جلوس ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، تو اسٹیج پر باقاعدہ ہزاروں افراد کی موجودگی میں نماز بھی ادا کرتے تھے. تو یہ بہت ہی
روحانیت کی طرف افتخار صاحب وہ اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، جس کا جو عقیدہ ہے اس پہ رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجی تبدیل ہو رہی ہے، ہمیں بتاتے بہت اچھی ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہوں، ہمیں بتاتے بہت ریلیف دے رہا ہوں، ہمیں بتاتے کہ گڈ گورننس ہو رہی ہے، وہ باتیں نہیں نظر آ رہی۔ نہیں وہ ہیں، لیکن اب آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اب آپ کا قصور ہے۔ عمران خان صاحب نے تو آصف زرداری کے خاندان کو اور اس کے دوستوں کو، اس کے حواریوں کو ایسا تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور جس طریقے سے نواز شریف کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، کوئی لفظ نہیں کہہ سکے، خود نہیں لے سکے یہ ذمہ داری، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو استعمال کیا کہ ان پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ عذاب تو حقیقت میں پاکستان کی قوم پر آیا ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 20 روپے چینی اگر پرائم منسٹر کو پتہ لگا کہ ایک دن میں کم ہوگی تو کیا پرائم منسٹر یہ بتانا پسند کریں گے 20 روپے فی سیر چینی اگر اتنے سال تک مہنگی بکتی رہی کتنے کروڑ من بکی ہوگی؟ افتخار صاحب 20 روپے مہنگی نہیں بکتی رہی، 55 روپے سے 110 پر پہنچی، اب 110 پہ نیچے آئی ہے 20 روپے۔ آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں۔ میں تو بادشاہ ہوں لیکن نہیں، میں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی عمران خان کو مجھے سپورٹ بھی تو کرنے دیا کریں نا، تو میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں تو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، لیکن پھر وہ سوال اٹھتا ہے ہم جیسے جاہلوں کی طرف سے کہ لوٹ کے کون کھا گیا؟ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ ان کے نزدیک لٹیرے صرف وہ ہیں 2 خاندان، باقی اس ملک میں لوٹنے والا کوئی ہے نہیں۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان MNA تھا، مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے، وہ بہت واضح طور پہ کہتا تھا کہ پہلے دن آ کے ہم اس کے پیسے فلانے کے منہ پہ ماریں گے، اتنے پیسے ہم وہ وزیر صاحب ہیں، وہ صرف MNA نہیں ہے ابھی، وہ وزیر صاحب ہیں۔ بہرحال ادھر رکیے گا، آپ مراد سعید صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ 100 بلین ڈالر ادھر مارے گا، 100 بلین ڈالر ادھر مارے گا۔ مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے سیاسی ماحول اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ خطرات ہیں، عدم استحکام کی طرف نہ چلے جائیں، خطرات ہیں تصادم نہ ہو جائے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آج تجزیہ لے رہے ہیں بہت ہی معزز نامور تجزیہ نگاروں کا۔ منصور علی خان صاحب، آج PDM نے پھر اعلان کیا کہ کل ہم پورے ملک میں مظاہرے کریں گے، پھر 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا، پھر وہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلائی تھی تو وہ بھی لاہور سے نکلے تھے۔ افتخار چودھری کے حق میں جو بحالی کے لیے آئے تھا لانگ مارچ، وہ بھی لاہور سے آیا تھا، خود عمران خان بھی دھرنا لاہور سے لے کے آئے تھے۔ اب آپ کے لیے کیا میننگ ہے اس ساری ایکسرسائز کے جو PDM کرنا چاہ رہی ہے؟ شوق صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تمام مظاہرے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اصل طاقت نے اپنا رول پلے کرنا ہے اگر کرنا ہے تو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران آپ یہاں سے نکلیں گے، PDM یہاں سے نکلے گی، اور بے شک جتنے مرضی بڑی تعداد میں لوگ ہوں، 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ بھی ہو، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے اور عمران خان اس کی وجہ سے استعفیٰ دے دیں گے، تو ایسا تو قطعی طور پہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی جب خان صاحب سے ملا ہوں اور اس کے بعد باقی جو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے کہ ایک کنسرن ہے، ٹھیک ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز کر رہے ہیں، جس میں کرونا بھی شامل ہے، اس کو بھی وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو ہے اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور بھی مختلف ٹیکٹکس ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ صرف لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے عمران خان استعفیٰ دے دیں گے، تو یہ نہیں ہوگا، یہ قطعی طور پہ نہیں ہوگا۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ کہیں اور ہونا ہے، اور وہیں سے جب تک کوئی فون کال نہیں آئے گی، وہیں سے جب تک کوئی سگنل نہیں آئے گا، عمران خان صاحب ڈٹے رہیں گے، ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اور ہاں ایک اور بات، لیکن آپ ہی کے کپتان کی کابینہ میں فواد چودھری صاحب ایک بڑا نام ہے، وہ کل پرسوں کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پر بہت اثر پڑے گا اگر لوگ نکلیں گے، حکومت کی افیکٹونیس وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے، حکومت کا نام یا ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتی نا حکومت۔ آج تک دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس نے آج تک عوامی مظاہرہ اپنے خلاف صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہے۔
नवाज शरीफ साहब जब इससे पहले हुकूमत में थे 126 दिन का धरना दिया जा रहा था बाहर, तो नवाज शरीफ साहब को भी आदत थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उनके खिलाफ निकला करती थी, लॉन्ग मार्च होते थे, मुजाहरे होते थे, उन लोगों को काउंटर करना भी आता था। लेकिन इमरान खान साहब पहली दफा कोई इतना बड़ा मुजाहरा अपने खिलाफ देखने जा रहे हैं, क्या होगा, रिएक्शन किस तरह होगा? क्योंकि जो कुछ इन्होंने अभी मुल्तान के अंदर किया है, उनके अपने लोगों ने उनको बुरा भला कहा कि आपने बहुत गलत डील किया है, ये तरीका नहीं था डील करने का, ये बिला वजह की गिरफ्तारियां, बिला वजह लोगों को उठा लेना, ये कोई तरीका नहीं था। तो अगर, और इसीलिए लाहौर के हवाले से अब इनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है कि नहीं जी को करने दे जो इन्होंने करना है। इसकी वजह यह कि उनको पता है कि ऑपोजिशन तो तसादुम ढूंढ रही होती है, जब डंडे चलते हैं, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस फायर होता है, ये ऑपोजिशन के लिए अच्छे विजुअल्स होते हैं जब ये टीवी के ऊपर चलते हैं। तो इस वजह से हुकूमत को भी खुद भी समझ नहीं आ रही कि इनको एक्चुअली अपने डील किस तरह करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कम से कम इमरान खान साहब का जो एक ज़हनी कैफियत रिसेंटली अभी जो मैंने असेस किया है, मेरा नहीं ख्याल कि चाहे जितने मर्जी लोग आ जाएं, इमरान खान साहब जो इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे। इफ्तिखार साहब, आप भी लाहौर में बैठे हैं, अभी मुल्तान वाली बात इन्होंने की, 3 रातें सराइकियों को मारते रहे, क्या अब कोई सबक सीखा है कि लाहौर में हम ऐसा नहीं करेंगे, या फिर जो इधर वफाकी काबीना में जो कुछ आवाज उठी कि नहीं उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत सारे वुज़रा ने कहा कि हमें उन्हें करना देना चाहिए था, तो हम लाहौर के सीन कैसे देखेंगे 13 दिसंबर को या उसके बाद? देखिए, लाहौर में कोई से इतना मुख्तलिफ सीन तो नहीं होगा, लोग इकट्ठे होंगे, उनको ये रोकने की कोशिश तो करेंगे, ये तो नहीं है कि बिल्कुल उनके लिए रास्ते खाली छोड़ देंगे। लिस्टें बनी हुई हैं और गिरफ्तारियां होंगी, और गिरफ्तारियां बिल्कुल मुतवक्को हैं। पूरे के पूरे कसूर, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहुद्दीन का इलाका और फैसलाबाद तक की लिस्टें जो हैं वो तैयार हैं, और उनको पता है कौन एक्टिव है और किसको उठाना है। इशू असल में ये नहीं है, इशू असल में बिल्कुल बात मंसूर की ठीक है कि लोगों के सड़क पे आने से हुकूमतें नहीं जाती, मैं भी मानता हूँ। ये मंसूर कह रहा है कि कहीं से टेलीफोन आएगा तो हुकूमत जाएगी, मैं इसी के खिलाफ हूँ। इसीलिए मैं पीडीएम की बहुत सारे नारों को हमायत करता हूँ कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरी अंदाज से चीजों को चलना चाहिए। पीडीएम के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि 2 साल वो अपनी तंजीमी अमूर पे गौर करे, हर यूनियन काउंसिल पर अपनी तैयारी करे, और फिर इलेक्शंस के अंदर जाए। इलेक्शन वक्त से पहले हो भी गए तो नताइज जो हैं, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि पीटीआई शायद बहुत सारी नशिस्तों से हार जाए, लेकिन ये कहना कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये नहीं मुमकिन है। पीटीआई अलबत्ता पंजाब और वफाक में अपनी ताकत को खो देगी, लेकिन वहां पे आपकी एडवाइस बर वक्त बजा, लेकिन अभी जो उधर इरादे हैं, जो उन्होंने प्लान चॉक आउट किया है, वो ये नहीं है, वो मतलब 3 साल इंतजार नहीं करेंगे, वो तो 13 दिसंबर के बाद वो सड़कों पे आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में यही बात की, फिर 8 दिसंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास है और उन्होंने फैसला करना है जिसका 13 को बाकायदा ऐलान होगा। और मुझे भी कुछ कहना है, मेरी भी बात सुन लीजिए। वो जो मर्जी फैसला करें, एक आदमी जिसको आज आपने वापस जेल भेज दिया है, शहबाज शरीफ को, वो भी तो मैटर करता ही नहीं करता, उसकी भी एक सोच है, ये नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कन्फ्रंटेशन हो जाएगी और तसादम की तरफ चला जाएगा मामला तसादम पे नहीं गया। मैंने बहुत बड़े तसादम देखे हैं। मैंने वो वाकया देखा है रावलपिंडी के अंदर जो लियाकत बाग में हुआ, जब एएनपी वर्सेस पीपल्स पार्टी क्लैश हुआ। जी जी जी। तो मंडी बहुद्दीन में भी पीपल्स पार्टी के वर्करों की लाशें गई और एएनपी वाले भी अपनी लाशें उठा के पेशावर गए। मैंने वो तसादम देखे हैं। तसादम से कभी मामला तय नहीं। तो इफ्तिखार साहब, मैं यही तो प्लीड कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं कि हम उस तरफ जा रहे हैं। इधर रुकिएगा 1 मिनट, मैं बादामी साहब आपकी तरफ आता हूं। अभी मंसूर अली खान कह रहे थे स्ट्रेटेजी में वो कोरोना की बातें भी हुकूमत कर रही है, फिगर यकीनन बढ़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इस पे मान नहीं रही। कोरोना के खौफ की वजह से शायद तादाद उतनी ना आए मुजाहिरीन की, उसमें अगर चंद कम भी हो जाएं, लेकिन जलसा तो बहरहाल होगा, जलसे में लोग आएंगे। तो
अपोजिशन के मुतालबात अब जलसों की हद से बढ़कर आ रहे हैं, रैलियों तक, वो फिर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इस्लामाबाद में कैसे उनको रोका जाएगा? चौधरी परवेज इलाही ने पहले कोशिश की थी, जो वादे किए मौलाना कहते रहे वादे पूरे किए जाएं, इस बार तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा ना। जी देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की जरा मॉरल स्टैंडिंग बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है कोरोना की वजह से। अगर कोरोना ना होता और गवर्नमेंट इस तरीके से रोक रही होती तो हम सब तनकीद कर रहे होते कि क्या ये हुकूमत जो है वो जमहूरियत के खिलाफ एक काम कर रही है, खुद इतने मुजाहरे किए और लेकिन अब जब हुकूमत एक काम करती है और इसकी वजह कोरोना बताती है तो 12 हुकूमत की बात में वजन होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। कल 75 उससे परसों 64 अमवात हुई हैं। ऑपोजिशन ने वही करना है जो आप कह रहे हैं, ये लाहौर आएंगे और लाहौर के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। इस सब का नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? मुझे ऐसा लगता है, मेरा तजिया गलत हो सकता है, सीनियर्स बैठे हैं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली नेट लूजर इसकी ऑपोजिशन होगी और गवर्नमेंट इससे गेन करेगी। इसलिए कि अल्टीमेटली वो नहीं होगा जो ऑपोजिशन कह रही है, उसका अशर अशीर भी नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं जाएगी। गवर्नमेंट के पाकिस्तान में जाने के असबाब कुछ और होते हैं जिनका मंसूर ने इशारा किया है। तो जब ये इस्लामाबाद भी आ जाएंगे और हुकूमत अक्लमंदी का काम करेगी, अगर तसादुम, डंडे, सोटे, आंसू गैस, लाठी, गोली नहीं चलाएगी। मौलाना साहब के इस्लामाबाद मार्च से 1-2 दिन पहले मैंने एक सीनियर लीडर से पूछा कि क्या लगता है आपको इस्लामाबाद आने देंगे? उन्होंने कहा जी मैं अपने खून से लिखकर देने को तैयार हूं, मुझे यकीन है मैं इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। और भी बड़ा हंगामा होगा। इस्लामाबाद आने दिया, देखें ना, ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट जो है, बस बादामी साहब, ये आर्गुमेंट के हुकूमत कैसे डील करेगी, वो उनको आने दे, ये दोनों तरफ के आर्गुमेंट दोनों फरीकैन को पता है कि हुकूमत क्या कर सकती है। अब मुल्तान में उन्होंने कहा जी कि डंडे के जवाब में आप डंडा देंगे, यानी तसादुम अगर वायलेंस होता है, हुकूमत वायलेंट होकर किसी इस तरह के पुरतशद्दुद किस्म का ऑप्शन अपनाती है तो फिर आपको मालूम है मौलाना साहब किन को लेके आएंगे। ये ठीक कह रहे हैं। तभी मेरी राय और उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट इस तरह का इकदाम नहीं करेगी। और इस तरह का, चाहे वो इस तरह का इकदाम करे या ना करे, गवर्नमेंट जाने का तो कोई सूरत मैं नहीं देखता। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप सवाल करेंगे, उसका मैं जवाब दे दूंगा कि क्यों। लेकिन अगर इस तरह के इकदाम नहीं करेगी तो कम पैनिक और कम हाइप के जरिए मामला सुलझ जाएगा। और इस तरह के इकदाम करेगी तो बहरहाल इस तरह किसी सिचुएशन में एक पोटेंशियल होता है कि कोई बड़ा वाकया जन्म ना ले ले जो कि अपोजिशन की फेवर में चला जाए। जी जी, इफ्तिखार साहब आप बात कर लें, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ऐसा मेरा ये ख्याल है कि दबाव जो है इसका ये नतीजा तो नहीं निकल सकता कि हुकूमत जाए, लेकिन एक नतीजा मुमकिन तौर पर निकल सकता है कि इमरान खान को झुकना पड़ेगा अपोजिशन के साथ बात करने के लिए। जो इमरान खान इनसे बात नहीं करना चाहता, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इमरान खान के नजदीक तमाम अपोजिशन के अरकान चोर, बदमाश, उचक्के और लुटेरे हैं। ऐसा नहीं है। अपोजिशन के अरकान ने पीटीआई के अरकान से ज्यादा वोट लिए हैं, वो उनसे ज्यादा वोट लेके फरमा रहे हैं कि इमरान खान को झुकना पड़ेगा, इमरान खान बात करना पड़ेगी। इधर रुकिएगा, मैं आप ही से शुरू कर लूंगा, इसी नुक्ते से हम नादरीन आगे बढ़ेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इफ्तिखार साहब आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान को झुकना पड़ेगा, झुकना मीन अपोजिशन से बात करना पड़ेगी, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर जो ट्वीट्स आते हैं उनके मामनीन के, जो बयानात होते हैं, नफरत होती है, हकारत होती है, बिल्कुल ऐसे बात की जाती है जैसे वो अछूत हैं, हम किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। और ऐसा हुआ है, इवन गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग में वजीर आजम साहब नहीं बैठे थे। कोरोना में जब पार्लिमानी लीडर्स का इजलास था, इमरान खान साहब तकरीर करके उठ गए, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी चले गए, एहतजाज किया। तो इस माहौल में जिसमें नफरत भरी बातें होती हैं, जहर आलूद बयानात होते हैं, कौन किसके साथ कैसे बैठेगा? अच्छा, कोरोना की यहाँ पे काफी बात हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बारे में हुकूमत पंजाब संजीदा नहीं है। हुकूमत पंजाब के दफातर में कोरोना के मरीज मौजूद हैं और उनको पता भी है कोरोना के मरीज हैं, लेकिन दफातर को न बंद किया जा रहा है, न उन दफातर में तादाद कम की जा रही है वर्कर्स की जहाँ पे कोरोना मौजूद है और पाया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इससे आंखें क्यों बंद की गई। आइए अब आपके सवाल की तरफ देखें। इमरान खान एक ऐसी दरियाफ्त है पाकिस्तान में हुक्मरानी में लाने वाले कुव्वतों की कि कल उनको भी समझ आ जाएगी कि किस आदमी को उन्होंने दरियाफ्त किया। इमरान
किसी की कोई बात नहीं मानेगा। ये आपका ख्याल है अभी तक समझ नहीं आई? अभी नहीं आई। अच्छा, मैं जानता हूं कि इमरान खान किसी तौर पे भी उनकी कोई ऐसी बात नहीं मानेगा। इमरान खान अपने आप को एक इंतहाई जेन्युइन, ताकतवर अवामी रहनुमा समझता है, और वो समझता है कि वो जेन्युइनली उसको पाकिस्तान के लोगों ने इस बात का अख्तियार दिया है कि करप्शन के खात्मे के लिए लोगों को जिस जगह पे चाहे वो पहुंचाए। अगरचे वो कहता है कि नया बुनियादी गठजोड़ नहीं है, लेकिन उसके अमल, उसके फैसले, उसकी जुबान, उसके एक्सप्रेशन तमाम के तमाम इस बात का सबूत है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये मुमकिना तौर पे उन लोगों की बात भी नहीं मानेगा, और उन लोगों के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी फिर कि वो क्या करें। क्योंकि देखें, रियासत बहरहाल ना तो एक फर्द की है और ना एक पार्टी की है। रियासत हम सब की है और हम सब इसमें स्टेक होल्डर हैं। हाँ, हमारे पास 4 वोट हैं या हमारे पास 4 लाख वोटर हैं। तो इफ्तिखार साहब, मैं यही तो बात कर रहा हूं ना, जब आप ये फरमाते हैं कि इमरान खान किसी की बात नहीं मानेंगे तो फिर तो तसादम वाली बात बनती है। इधर रुकिएगा, वसीम बादामी साहब, सारे तजर्बे अगर देखे जाएं, सारी बातें अगर बादामी साहब सुनी जाएं, तो लगता ऐसे है जैसे ये कोई आखिरी मार्का कुफर और इस्लाम के दरमियान हो रहा है। हालांकि एक माशरे में, एक मुल्क में, एक रियासत में जहां जीना मरना इकट्ठा हो, उठना बैठना इकट्ठा हो, खुशियां गम साझे हो, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? ये तो आप मुझसे अगर पूछे तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हालिया सियासत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि अखलाकियात की गिरावट की नई जो है वो पस्तियों को हमने छुआ है। हम 80s के दौर में सुनते थे कि जनाब ये बातें होती थी, हमें लगता था कि वो दौर खत्म हो गया, वो दौर वापस आया है, और वो दौर बड़े कम तराक के साथ वापस आया है, पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ वापस आया है कि जहां अगर किसी की बीवी मर रही हो तो उसके बारे में फखरिया बयानात दिए जाते हैं कि वो सियासी वेंटिलेटर, वो सब ड्रामा है। एक दिन बीवी उठेगी, कहेगी हाँ हाँ मैं जिंदा हो गई। जहां पढ़े लिखे लोग ये बयानात देते हैं, जहां किसी की मां मर गई तो बयान आता है देखो पार्सल के जरिए भिजवा दिया उसने तो अपनी मां को। तो यानी जहां कोई भी चीज सियासत से बालातर नहीं है, इसका जवाब भी दिए मरियम बीबी ने, वो उनको भी नहीं देने चाहिए थे। तो ये तो है, और इसमें हमेशा गवर्नमेंट्स को जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो हुकूमत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां तो हमें बयानात की हद तक, तो कभी सिर्फ बयानात सुने तो लगता है कि जो हुकूमत है वो असल में अपोजिशन है। तो जब हुकूमत की तरफ से ये होगा तो फिर तो हम ये सारे मामला तो होंगे, और फिर वाकई वो होगा जो आपने कहा कि फिर निचली सतह पर कारकुनान को वाकई लगेगा कि ये हक और बातिल का मार्का है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है, ये इस पर अल्लाह का अजाब और उस पर अल्लाह की रहमत है, ये नेमत है और ये जहमत है। बस फिर तो ऐसे ही चलेगा मामला। मंसूर अली खान साहब, आप मरियम नवाज साहिबा से भी मिले, आपने उनका भी इंटरव्यू किया, आप इमरान खान साहब से भी मिले, आपने उनका भी इंटरव्यू किया, इंटरेक्शन हुआ, ऑन द रिकॉर्ड भी होता है जब हम लीडर से मिलते हैं, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं। कहीं आपको लगता है कि किसी जगह पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी बुनियाद पर हम इस मुमकिना तसादम को रोक सकें, इस टकराव से बच सकें, मुल्क किसी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हम इस मामलात को आगे लेकर जा सकें? शौक साहब, दोनों जो रहनुमा हैं उनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग्स होती रही हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं हैरान होता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी इनका लबो लहजा एक दूसरे के हवाले से और जो सोच है वो एक दूसरे के हवाले से बिल्कुल वैसी है जो ऑन द रिकॉर्ड होती है। तो उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। वो ये समझते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब भी समझते हैं कि शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान जो है वो दरअसल में एक चोरों, लुटेरों और डाकुओं का गिरोह है, और इसको मैंने किसी सूरत ऊपर नहीं आने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इनको मैं नहीं आने दूंगा। और अगर आप मरियम नवाज से ऑफ द रिकॉर्ड पूछे तो वो वही बातें करती हैं जो वो ऑन द रिकॉर्ड करती हैं कि जनाब ये एक सिलेक्टेड और गैर जमहूरी हुकूमत है और मेरा फर्ज है कि मैं इससे जान छुड़ाऊं पाकिस्तानियों की, और मैं किसी सूरत जो है इस शख्स को अब बैठने नहीं दूंगी। तो जो माइंडसेट है वो इस हद तक पोलराइज हो चुका है। और ये अभी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि बयानात जो है वो किस किस्म के आते हैं, ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो नीचे आ रहा है सेकंड टायर लीडरशिप के अंदर, फॉलोअर्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके देखें, इतनी ज्यादा आपस में खींचातानी हो चुकी है कि दोनों पार्टीज के लोग जो है वो एक दूसरे की अब
شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے, بیٹھنا تک نہیں چاہتے. تو آپ نے صرف اور صرف یہ لڑائیاں صرف جو ہے وہ بیلٹ باکس کے اندر نہیں رہ گئی, گھروں کے اندر, سگے بھائیوں کے بیچ میں, رشتہ داروں کے بیچ میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے جوگے نہیں ہیں. اب ہم لوگ سارے اینکر پرسنز ہیں, ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے محفلوں کے اندر پہلی گفتگو ہوتی ہے, ہاں جی بتائیے پھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہاں جی عمران خان صاحب کی حکومت یہی ڈسکشن ہوتی ہے نا, یہی سوال ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا رہا سیاست پہ مجھ سے بات نہ کریں, کیونکہ میرا دماغ پھٹ گیا, میں مزید بات نہیں کر سکتا. لیکن اسی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے منصور علی خان صاحب, اسی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے. آج خواجہ سعد رفیق نے کہا لاہور میں کھڑے ہو کے, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جب تک پنجاب نہیں جاگے گا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ایلیمنٹ کتنا ڈریڈ فل ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پنجاب جو ہے دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے. پنجاب سے ہی جس طرح بھی پہلے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا, چاہے ایوب خان صاحب کے خلاف جو تحریک ہو یا عدلیہ تحریک ہو, یہ سارا کچھ پنجاب نے ہی سٹارٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ شروع کیا تھا دھرنے کے لیے, وہ بھی یہیں سے سٹارٹ کیا تھا. یہ تو فیکٹ ہے. لاہور تو جب جاگے گا تو پھر وہ پورے پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا. لیکن میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں, حالات مختلف ہیں اب اس بار. اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک سٹیک موجود ہے, لاہور کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن کیا وہی جو صورتحال 2018 میں تھی آج 2020 میں بھی کیا وہی ہے, یا نون لیگ نے دوبارہ اپنی ساری کی ساری جو کھوئی بھی جتنی باؤنڈری تھی وہ دوبارہ واپس کیچ کر لی ہے؟ یہ وقت بتائے گا. اور میرے خیال میں 13 کے بعد جو ہے صورتحال صحیح طرح کلیئر ہوگی. یہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ کتنا بھرا جاتا ہے, کیا 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا وہ جو جلسہ تھا کہ نہیں, تب پتہ لگے گا کہ لاہور صحیح طرح نکلا ہے یا نہیں. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, بات تو وہی ہے کہ ہم ایک معاشرہ ہیں, ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک ریاست ہیں, اور اسی کے اندر اگر آخری مارکے کے طور پر چیزوں کو لیا جائے تو پھر خدا نخواستہ پھر وہی ہوگا, تصادم ہوگا, پھر خدا نخواستہ وہی ہوگا, ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا. اس ایونچوئلٹی کو کیسے اس کا راستہ روکا جائے, یہ پھر یہاں پہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ لیڈر کون ہے, رہنما کون ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.